एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल के करीब होती है और उसका नाम होता है संजय राय। और ये जो पश्चिम बंगाल की पुलिस होती है उसके साथ में वो रहता है, वॉलंटियर के तौर पे वो काम करता है, जिसमें पुलिस विभाग के जितने भी जवान होते हैं, जो भी उनके आला अफसर होते हैं, उनका वो एक प्रकार से सपोर्ट का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस के साथ में रहता है, पुलिस के अधिकारियों के साथ में रहता है, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए तो उसको शायद कोई व्यक्ति रोकता टोकता नहीं था। और शायद उसका जो एक कदकाठी होता है वो भी मजबूत होता है और वो प्रॉपर जिम भी जाता है। तो उसको देख के कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि शायद वो एक फोर्स का व्यक्ति है या एक बॉडी बिल्डर आदमी, तो शायद कोई गेम से रिलेटेड व्यक्ति है, ऐसा वो हर एक व्यक्ति समझता है। तो जाहिर सी बात है, उसकी जो बैठक होती है वो भी बड़े बड़े जो पुलिस के आला अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके साथ में होती है। तो कहीं भी चला जाता है, उसको कोई व्यक्ति रोकता टोकता नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है संजय राय, अपनी इस चीज़ को एक दिन रीड करता है कि शायद हमारी जो बैठक है पुलिस के आला अफसरों के साथ में है और मैं वॉलंटियर के तौर पे काम करता हूँ, तो शायद मैं अगर तो कोई भी काम भी कर सकता हूँ, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, शायद मेरा कुछ नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार इससे एक दिन ऐसा घटनाक्रम और ऐसा वाकया घटित हो जाता है जिसके कारण जो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों तक उस घटनाक्रम की गूंज सुनाई देती है। और देशव्यापी एक प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, जिसमें जो पश्चिम बंगाल की तत्कालीन गवर्नमेंट होती है, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है होती है, वो भी हिल जाती है। और शायद वो भी हस्तक्षेप करना इस मैटर में उचित नहीं समझती है, क्योंकि उस पर भी तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे उस समय। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से दरअसल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में उस दिन 9 अगस्त 2024 की रात को ऐसा कौन सा घटनाक्रम घटित होता है जिसमें ये जो संजय राय नाम का व्यक्ति है उसका नाम आता है। हालांकि उसको जो पश्चिम बंगाल की सियालदह एक कोर्ट है उसके द्वारा 20 जनवरी 2025 को ताउम्र कैद की उसको पनिशमेंट सज़ा सुनाई गई है। तो मित्रों, आज की कहानी माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल एक प्रदेश पड़ता है। पश्चिम बंगाल प्रदेश की जो राजधानी है कोलकाता में एक आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल है, उसका एक कॉलेज भी है। तो उस कॉलेज में ये एक घटना घटित होती है। तारीख होती है 9 अगस्त 2024, रात के तकरीबन 2 बजे का वाक़या रहा होगा। एक चेस्ट मेडिसिन विभाग की एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है जिसका नाम मौमिता देवनाथ होता है, जिसकी उम्र 31 साल के करीब होती है। वो रात में जिस वार्ड में कुछ पेशेंट भर्ती होते हैं वहाँ पे उनकी देखरेख करने के बाद में इसको कुछ नींद लगती है। तो नींद लगने के पहले हालांकि अपने जो इसके साथी होते हैं, जो डॉक्टर्सों की एक टीम होती है, उनके साथ में बैठ के खाना वगैरह खाती हैं। उसके बाद में जो मेडिकल ये हॉस्पिटल होता है आरजीकर, उसका जो सेमिनार हॉल होता है वो तकरीबन 3rd फ्लोर पे होता है। वहाँ पे ये आराम करने के लिए चली जाती हैं। और उसी बीच तकरीबन आधा घंटे बाद ये जो संजय राय नाम का जो व्यक्ति होता है, जो कि पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ में वॉलंटियर के तौर पे काम करता है, वो उस सेमिनार जो हॉल होता है उसमें एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद में तकरीबन ये 45 मिनट तक वहाँ रुकता है। ऐसी जो सीसीटीवी की फुटेज होती है उसमें पाया गया। और तकरीबन ही 45 मिनट वहाँ पे रुकता है। रुकने के बाद में ये फिर वहाँ से निकल आता है। और जब निकलता है तभी इसकी पिक जो है वो सीसीटीवी जो कैमरा होता है उसमें कैद हो जाती है। और अगली सुबह 10 अगस्त 2024 को जब हॉस्पिटल प्रबंधन का एक कर्मचारी होता है, वो सेमिनार हॉल की जो साफ़ सफाई करने के लिए वो जाता है, तो वहाँ पे देखता है जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है उसका जो शव है वो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके शरीर से काफ़ी ब्लड भी निकल रहा होता है, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उससे भी काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन जब ये सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस की जो टीम होती है, डॉग स्क्वाड
और फॉरेंसिक टीम ये पहुंचती है वहाँ पे। तो पहुंचने के बाद में जो शव होता है उसको कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहाँ से दरअसल जो पुलिस की टीम होती है उसको एक ब्लूटूथ प्राप्त होता है, और उस ब्लूटूथ से जो आखिरी कांटेक्ट नंबर होता है वो संजय राय नाम का जो व्यक्ति होता है उससे होता है। इसके बाद में जो ये पुलिस की टीम होती है संजय राय को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद में तब तक एक मैटर और सुर्खियों में आ जाता है। आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके जो तत्कालीन प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, उन पे भी ऐसे आरोप लगते हैं कि वो भी शायद इस घटनाक्रम में संलिप्त होते हैं। तो इसके बाद में जब ये मैटर वायरल हो जाता है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, तो पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन होने लगता है डॉक्टरों का। तो डॉक्टरों का एक तल्ख आती है डॉक्टरों की, जब डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या आदमी काम करेगा। तरह तरह के प्रश्न उठने लगे सोशल मीडिया पे भी लोगों के। तो इसके बाद में 10 अगस्त 2024 को संजय राय नाम का जो व्यक्ति है इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में पुलिस को रिमांड पे ले लेती है। और 20 अगस्त 2024 को एसआईटी की एक टीम का गठन होता है, और वो जो टीम होती है वो संजय घोष ये संदीप घोष जो होते हैं प्रिंसिपल, इनके पे भी काम करती है, और उन पे तरह तरह के आरोप जो निकल के आते हैं सामने। उसके बाद में इनको हालांकि उस पद से हटा दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो 12 नवंबर 2024 को इस जो ये जो कोलकाता की जो एक अदालत होती है वो संजय राय का जो केस होता है इसको जो कोलकाता पुलिस होती है उससे लेकर के सीबीआई को सौंप देती है। और उसका एक तल्ख आता है कि शायद पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है उसका पुलिस पे, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उस पर दबाव और प्रेशर है, तो शायद उस अच्छी तरह से काम न कर पाए, और इस लेडी डॉक्टर का जो बलात्कार हुआ उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। शायद उसके जो रहस्य हैं तथ्य हैं उनको यहाँ की पुलिस दबा देगी, ऐसा कोर्ट का तल्ख आता है। और इसके बाद में ये जो केस होता है ये सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद में 12 नवंबर 2024 को इस केस का ट्रायल शुरू होता है, और 9 जनवरी 2025 को इस केस का जो ट्रायल होता है वो पूरा हो जाता है। और दरअसल इस केस की जो तहकीकात तो सीबीआई कोर्ट कर रही होती है, और फिर उसमें सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उसका एक तल्ख आता है कि ये जो संजय राय नाम का जो व्यक्ति है ये इसको सजाए मौत का फरमान दिया जाए, क्योंकि इसने जो ऐसा अपराध किया है, क्योंकि वो जो लड़की थी बहुत मेधावी लड़की थी और वो समाज सेवा के लिए अपना काम करती थी, और शायद वो भविष्य में समाज को और कहीं आगे ले जा सकती थी, ऐसा तल्ख आता है। सीबीआई की जो एक वकील होते हैं, सीबीआई के जो भी वकील होते हैं उनका एक तल्ख आता है, तो वो रिपोर्ट सौंप देते हैं। और इसके बाद में फिर 57 दिनों तक इस केस की जो सुनवाई होती है वो कैमरे के सामने इसका ट्रायल चलता है, और 18 जनवरी 2025 को ये जो संजय राय नाम का व्यक्ति है इस पे अपराध सिद्ध हो जाते हैं और ये दोषी करार दे दिया जाता है। और सियालदह की एक कोर्ट होती है जिसका कोर्ट नंबर 210 होता है, जिसके न्यायाधीश होते हैं अनिर्बान दास, वो इस व्यक्ति को 18 जनवरी 2025 को दोषी साबित कर देते हैं। गवाहों और जो भी तथ्य एकत्रित होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये दोषी पाया जाता है। और उसी बीच फिर ये जो जज होते हैं इससे कहते हैं कि तुमको कुछ अपनी सफाई में कहना है, और इतने दिनों तक तुम सलाखों के पीछे रहे, तुम्हारा कभी संपर्क तुम्हारे परिवार के लोगों से हुआ? तो उसका साफ कहना था कि मेरा किसी भी परिवार के साथ से बात नहीं होती है और मेरा कुछ भी इसमें कहना नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा कहना ज़रूर है। अपने गले में पहने हुए एक रुद्राक्ष की माला वो जज को दिखाता है और कहता है अगर मैंने कोई भी अपराध वहाँ पे किया होता तो शायद इस रुद्राक्ष की जो माला है टूट के वहीं पे गिर गई होती और वहाँ से कुछ इस रुद्राक्ष के जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं, वो ज़रूर मिलते। मेरे को प्रेशर में आके और बात करके एक सादे पेपर में हमसे सिग्नेचर करवा लिए गए, हमारे हस्ताक्षर करवा लिए गए और हमारी बात को सुना नहीं गया, ऐसा उसका तल्ख आता है जज के सामने।
लेकिन फिर जज और कहते हैं उससे कि तुमको अगर जो अपनी सफाई में कुछ और भी कहना हो तो उसके बारे में तुम कह सकते हो। लेकिन हालांकि वो अपनी सफाई के बारे में कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका और जज के सामने कोई बात भी नहीं उसने की। तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ जो भी सबूत या जो भी तथ्य पाए गए थे वो शायद सही थे, और सही ना होते तो शायद वो अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई प्रूफ या कोई ना कोई प्रमाण जरूर प्रस्तुत करता। और शायद ये भी तल्क रहा हो कि उसके जो माता पिता हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको खुद इस चीज़ का आभास हुआ हो कि हमारी संतान ने गलत किया है, इसलिए उसे इतने दिनों तक संपर्क न किए हों। ये भी हो सकता है। ये वो उनकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता क्या उसमें रहा, उनके माता पिता का जो उससे बात नहीं इतने दिनों तक किए। तो इसके बाद में फिर जब इस पर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो जो उस सियालदा कोर्ट के जो जज होते हैं अनिर्बान दास, वो इसको ताउम्र की सज़ा सुनाते हैं, जेल में रहने का फरमान सुनाते हैं। और फिर इसके ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो इस प्रकार की होती है। इस पर बीएनएस की 3 धाराएं लगती हैं, जिसमें तीनों धाराओं के अंतर्गत ये दोषी पाया जाता है। और जिसमें एक धारा होती है 64 धारा, जिसमें रेप के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करता है उसको 10 साल की तकरीबन सज़ा हो सकती है। और अब इसका जो किया गया कारनामा कितना जघन्य है, कितना दुर्दांत वो अपराध उसने किया है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस 10 साल की जो सज़ा है इसको आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसका जो किया गया अपराध है वो कितना बड़ा है। और इसमें मुआवजा भी देने का कुछ प्रावधान रखा गया है। और दूसरी धारा इस पर लगती है धारा 66। यदि कोई अपराधी किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी महिला के साथ में रेप करता है, रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर देता है, तो इसमें तकरीबन 20 साल का सश्रम कारावास की सज़ा दी जाती है। और इसके अपराध पर डिपेंड करता है, तो इस सज़ा को आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है। और एक धारा इस पे लगती है 103, जिसमें बलात्कार के साथ साथ में अगर जो पीड़िता का मर्डर भी कर दिया जाता है तो इसमें जो एक सज़ा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, तो उसमें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और मृत्युदंड का भी प्रावधान है। और साथ साथ इसमें मुआवजा का भी प्रावधान होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अपराधी के द्वारा जो अपराध किया गया है वो कितना जघन्य है और कितना निर्दयता पूर्वक किया गया कृत्य है, ये इस पर डिपेंड करता है। फिर जब इसको 20 जनवरी 2025 को इसको तकरीबन दिन के 2:45 का वो टाइम होता है, जो सियालदा कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अनिर्बान दास, वो इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं और 50,000 का इस पर मुआवजा भी लगाते हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसके जो माता पिता हैं वो उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और उनकी अभी तक जो मांग है वो मृत्युदंड की मांग है और उस पर वो अड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जो भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें जो भारत की जनता है या भारत के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं या कानून के जानने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भी ये मानना है कि उस व्यक्ति को सजाए मौत ही उसको देना चाहिए था, फांसी की सज़ा देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जो न्याय संहिता है उसकी भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसकी भी अपनी कानून की कुछ तल्ख ऐसे होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो रेयर ऑफ द रेयर केस होते हैं, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान होता है। लेकिन शायद जो सियालदा कोर्ट होती है उसके जो जज होते हैं उसको इस केस को रेयर ऑफ द रेयर केस उन्होंने नहीं माना, तभी उसको मृत्युदंड का फरमान उसको नहीं सुनाया। अब इसके बाद में इसके पास में 2 विकल्प बचते हैं। एक तो ये हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हाई कोर्ट इस सज़ा को या तो बरकरार रख सकता है या इस के जो तथ्य हैं या इसके जो साक्ष्य हैं उनके तौर पे इस सज़ा को मृत्युदंड में भी वो बदल सकता है। और अगर जो वहाँ से भी इसकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट
इस पे डिपेंड करता है इसकी पनिशमेंट को। वो भी साक्ष्य देखेगा, वो भी गवाह देखेगा, वो भी इसके खिलाफ अपोजिशन में कितने सबूत हैं वो भी देखेगा। तो वो भी इस सज़ा को शायद बरकरार रखे या इस सज़ा को बदल भी सकता है, मृत्युदंड भी कर सकता है। और शायद अब इसके पास ये विकल्प बचे, हालांकि कहीं पर से किसी भी तरह से देखा जाए तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसकी पनिशमेंट को कम करने के लिए, बल्कि इसकी पनिशमेंट और बढ़ ही सकती है, क्योंकि इसके द्वारा जो किया गया अपराध था वो बहुत ही जघन्य था और शायद माफ़ करने योग्य नहीं था। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें निकल के आई या जो इसकी अपोजिशन में जो भी सबूत मिले, जो भी साक्ष्य मिले, उसके तौर पे मतलब मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, जो मैंने न्यूज़पेपर या खबरों के माध्यम से या नेट के माध्यम से जो मैंने जानकारी एकत्रित कर पाई उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ मित्रों, और आशा कर रहा हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ये कतई नहीं है कि आपको चोट पहुँचे, आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन इरादा ये है कि आप सब लोग मैच्योर बने, दूरदर्शी बने, परिपक्व बने और सचेत रहें। कभी भी समाज में ऐसे कुकृत्य और ऐसे कुसंस्कारों से युक्त जो परिपोषित व्यक्ति होते हैं उनको पोषित ना होने दें, क्योंकि ये जहाँ भी व्यक्ति ऐसे रहते हैं वहाँ पे समाज को दूषित ही करते हैं और समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे कहीं ज़्यादा यूनिक बताने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.